नंदोई जी ठीक कहते हैं कि आप नाम के वकील हैं। सुमन चिढ़कर बोली, खोज लेती कोई नाम वाला वकील। 6 बेटियों को पैदा करते हुए तुम्हारे बाप ने ये नहीं सोचा कि मेरे जैसे वकील से ही शादी होगी। सुमन के पति विनोद ने उसी लहजे में जवाब दिया, सोचा होता तो 6 बेटियां पैदा ही क्यों करते। तो चुप रहो, मेरी ओर देखने से पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारे नंदोई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक नंबर का लंपट है। सारी जिंदगी नौकरी छोड़कर भागता रहा। एकमात्र बेटी की शादी ढंग से ना कर सका, चला है हम पर उंगली उठाने। मैं तो कम से कम अपनी जाति बिरादरी में बेटी की शादी कर रहा हूँ, उससे तो वह भी नहीं करते बनना। जब से दोनों की इकलौती बेटी रेखा की शादी सुमन के भाई राकेश ने तय कराई, तब से आए दिन दोनों ने तू मैंने होती। इसकी वजह दहेज में दी जाने वाली रकम थी। विनोद सारी जिंदगी वकालत करके उम्र के 65वें बरस में सिर्फ 10-12 लाख रुपए ही जुटा पाए। इसमें 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। यही सोच सोच कर दोनों दुबले हुए जा रहे थे। विनोद को ये आकांक्षा सता रही थी कि अब वो कितने दिन वकालत कर पाएंगे। 2-3 साल तक और खींच तान कर कचहरी जा सकेंगे। उसके बाद पुत्र कोई है नहीं जो बुढ़ापे में दोनों का सहारा बने। रही सही इकलौती संतान बेटी थी जो एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करती थी। कल वो भी विदा होकर चली जाएगी, तब क्या होगा। उनकी देखभाल कौन करेगा, घर खर्च कैसे चलेगा। दहेज में दिए जाने वाला एक एक पैसा विनोद पर भारी पड़ रहा था। जब जब बैंक से रुपए निकालने जाते तब तब उन्हें लगता अपने खून का एक अंश बेचकर आ रहे हैं। मन झल्लाता तो कहते रेखा भी प्रेम विवाह कर लेती तो ठीक होता, कम से कम दहेज से तो बच जाते। जाति बिरादरी का ये हाल है कि कमाऊ लड़की भी चाहिए, दहेज भी। इनको इतनी भी तमीज नहीं कि जब लड़की कमा रही है तो दहेज कहाँ से बीच में आ गया। विनोद की रातों की नींद गायब थी। वो अचानक उठकर टहलने लगते। जितना सोचते दिल उतना ही बैठने लगता। भविष्य में क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अभी तक तो वकालत कर ली, घर से रोज़ाना 10 किलोमीटर कचहरी जाना क्या आसान है। 65 का हो चला हूँ। रेखा 88वीं में चल रही थी। जहाँ भी शादी की बात चलाते 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। 23 साल की उम्र में रेखा ने सरकारी पॉलिटेक्निक स्थान में डिप्लोमा किया था। नौकरी लगी तो सब ने सोचा कि चलो लड़की अपने पैरों पर खड़ी तो लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे। इसके बावजूद दहेज लोभियों का लोभ कम नहीं हुआ। विनोद धुंझलाते, कोई पुत्र होता तो वो भी दहेज लेकर हिसाब पूरा कर लेते। सुमन रोजाना कुछ न कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती। अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जुटाएगी तभी तो शादी कर पाएगी। आसपास कोई इतना करीबी भी नहीं था जिसे साथ लेकर बाजार निकल जाए। ले देकर भाभी थी जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती थी। अंगूठी एक से एक थी मगर सब महंगी। बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी पसंद आई। विनोद को लगा सुमन ने कुछ ज़्यादा महंगी अंगूठी खरीद ली। इसी बात पर वह उलझ गया। क्या ज़रूरत थी महंगी अंगूठी खरीदने की। सोने का भाव कहाँ जा रहा है, आपको कुछ पता है। सबसे सस्ती ली है, सब ढकोसला है। क्या हमारे समय में इतना भव्य एंगेजमेंट होता था। अधिक से अधिक 2-4 लोग लड़के की तरफ से और 4 लोग लड़के वालों की तरफ से। 5 किलो लड्डू दिए, कुछ मेवे और फल फूल, हो गई रस्म। मगर नहीं, आज 100 लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद नेक भी दो, वो भी लड़की वालों के बलबूते पर। विनोद की त्योरियां चढ़ गई। करना ही होगा वरना 4 लोग थूकेंगे। अपनी बेटी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो भी 10 जगह गई है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसका सादा सादा एंगेजमेंट होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या वो हमारे हालात से वाकिफ़ नहीं है। बच्चों को इससे क्या मतलब, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें चाहे जैसे भी हो पूरी करनी ही पड़ेगी।
सुमन ने दो टूक कहा। वो आगे बोली, हमने रेखा को दिया ही क्या है। अब तक वो बेचारी अभाव में ही पली बढ़ी। लोगों के बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, जबकि हमने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। न ढंग से कपड़ा दिया, ना ही खाना, सिर्फ बचाते ही रहे ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सके। वो भावुक हो गई। विनोद का भी जी भर आया। एकाएक उनके सोचने की दिशा बदल गई। रेखा ही उनके घर रौनक थी। जब वो विदा होकर चली जाएगी तब वो दोनों अकेले घर में क्या करेंगे, कैसे समय कटेगा, सोचकर उनकी आंखें पनीली हो गई। सुमन की नज़रों से उनके जज्बात छिप ना सके। वो बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं? अपने मन में उमड़ते भाव के ज्वार को छिपाते हुए वो बोले, मैं समझा नहीं। बनते क्यों हैं? आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं हमेशा नापसंद रहा। गलत क्या है? आपसे शादी करके मुझे कौन सा सुख मिला? आधा अधूरा आपके पिता का बनवाया ये मकान, उस पर आपके पेशे की थोड़ी सी कमाई। भूखो तो नहीं, मन ने दिया। मन का भोजन ना मिले तो समझो भूखे ही रहे। राशन की दुकान सभी ने छोड़ दी। कौन जाए पूरा दिन खराब करने। एक मैं ही थी जो आज तक 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए दिन भर राशन की दुकान की लाइन में लगती रही। शर्म आती है मुझे एक वकील की बीवी कहते हुए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेटी की शादी कर लेने दो। उसके बाद क्या कुबेर का खजाना मिलेगा, मौत तो मिलेगी, कम से कम तुम्हारे उलाहने से मुक्ति तो मिलेगी। विनोद का स्वर तल्ख था। तभी किसी के आने की आहट हुई। सुमन का भाई राकेश था। दोनों ने चुप्पी सांध ली। सुमन को एक तरफ ले जाकर उसने कुछ रुपए दिए। ये 10,000 रुपए हैं, रख लो, आगे भी जो बन पड़ेगा देता रहूँगा। इस बार गांव में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, आटे की चिंता मत करना। सुमन की आंखें भर आई। जैसे ही वो गया, सुमन फिर विनोद से उलझ पड़ी। एक आपके परिवार के लोग हैं, मदद तो दूर झांकने भी नहीं आते। झांकने लायक तुमने किसी को छोड़ा है? तुम ही लायक बन जाते उनके लिए। लायक होता तो तुम्हारी लड़ात सुनता। आज कल सब रुपए को भूखे हैं। ना मेरे पास रुपए थे, ना ही परिवार वालों ने हमें तवज्जो दी। अब समझ में आया। समझ तो मैं पहले ही गया था। तभी तो अपने बेटे की बीमारी में बड़ी बहन रुपए मांगती रही, मगर मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि खेत बेचने के बाद उस समय मेरे पास रकम थी। अच्छा किया, दे देते तो आज भीख मांगते नजर आते। एंगेजमेंट में सुमन ने फिर अपने भाई बहनों को ना बुलाकर यही संदेश दिया कि उसकी कुवत नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाने पिलाने की। इसमें दो राय नहीं, ऐसा ही था। मगर थोड़े से रुपए बचाकर बिला वजह रिश्तेदारों को नाराज करना कहाँ की समझदारी थी। सुमन के पास अपनी सास के चढ़ाए हुए कुछ गहने थे जो उसने सहेज कर रखे थे। शादी ब्याह में भी पहनकर नहीं जाती थी कि कहीं गिर गए तो। विनोद को इतनी कमाई नहीं थी कि वो उसे एक तगड़ी भी खरीद कर दे सके। ताउम्र उसकी साध ही रह गई कि पति की कमाई से एक तगड़ी और चूड़ी अपनी पसंद की खरीदे। ये कसक आज भी जियो की तेव थी। सुमन संदूक खोलकर उन गहनों को देख रही थी। विनोद से भी पास थे। काफ़ी वजनी गहने हैं मेरी माँ के। विनोद की आंखें चमक उठी। माँ के ही ना, सुमन के चेहरे पर व्यंग्य की रेखा तिर गई। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे ताना मारने का। क्यों ना मारूं ताना? एक बाली तक खरीद कर ला ना सके, जो है वही बेटी के काम आ रहे हैं। मुझे पहनने का मौका कब मिला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। विनोद ने हंसी की। अब कौन सा सज सवर कर बारात की शोभा बढ़ानी है तुम्हें? जब थी तब ही कौन सा गहनों से लाद दिया था। स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। खाली बातों से हम औरतों का दिल नहीं भरता। मैं मर्द के चौंचले अच्छी तरह से जानती हूँ। हजारों सालों से यही जुमले कहकर आप लोगों ने हम औरतों को बहलाया है। तुम्हें कौन बहला सकता है? बहकी हूँ तभी तो 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, नहीं तो क्या किसी के साथ भाग जाती।
भागी जाती अगर कोई मालदार मिलता। सुमन ने भी हंसी की। भागना क्या आसान है। मुझ जैसा वफादार पति चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी नहीं मिलता। वफादारी की चाशनी से पेट नहीं भरता। आंटी के रुपए भी चाहिए तो आपसे ताउम्र नहीं हुआ। थोड़े से गहने बचे हैं, उन्हें बेटी को देकर खाली हो जाऊंगी। सुमन जज्बाती हो गई। औरतों की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है। बुरे वक्त में इन्हें इसी का सहारा होता है। कल कुछ बुरा हो गया तो तावा दारू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सुमन के साथ विनोद भी गहरी चिंता में डूब गए। जब उभरे तो उसांस लेकर बोले, ये मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ, किराए पर रह लेंगे। कितने दिन, वो भी पूंजी खत्म हो जाएगी। तब क्या भीख मांगेंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी रेखा की शादी निपटाओ। विनोद यथार्थ की तरफ लौटा। गहने लगभग 3 लाख रुपए के थे। एक आध सुमन अपने पास रखना चाहती थी। एकदम से खाली गले व कान से रहेगी तो समाज क्या कहेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर सुमन ने तगड़ी और कान के टॉप्स अपने पास रख लिए। वैसे भी 2 लाख रुपए के गहने ही देने का तय था। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे चिंता के कारण सुमन का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक आध बार वो चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। विनोद ने जबरदस्ती लाकर दवा दी। खाने से आराम मिला, मगर बीमारी तो बीमारी थी। अगर जरा सी लापरवाही करेगी तो कुछ भी हो सकता है। विनोद को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। तमाम परेशानियों के बाद भी वो आराम महसूस नहीं कर पाते। वकालत का पेशा ऐसा था कि कोई मुवक्किल बाजार का बना समोसा या मिठाई लाकर देता तो ना नहीं कर पाते। सुमन का हाल था कि वो अपने को देखे कि विनोद को। आखिर शादी का दिन आ ही गया, जिसको लेकर दोनों परेशान थे। रेखा सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। विनोद की त्योरियां चढ़ गई। अब ये खर्चा कहाँ से दें? 5,000 रुपये कम होते हैं। एक एक पैसा बचा रहा हूँ, जबकि माँ बेटी बर्बाद करने पर तुली हुई है। बेटी पैदा की है तो सहन करना भी सीखिए। इसका पेमेंट रेखा खुद करेगी। अब खुश ये सुनकर विनोद ने राहत की सांस ली और चैन से बैठ गया। फूटकर 100 तरह से खर्च थे। शादी के चंद दिनों पहले वो वर के पिता बोले कि सिर्फ डीजे लाएंगे, अगर बैंड पार्टी करनी हो तो अपने खर्च पर करें। विनोद को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सुमन ने मुंह बना लिया, कैसा लगेगा बिना बैंड पार्टी के? जैसा भी लगे, हमें क्या, हमें शादी से मतलब है। रेखा 7 फेरे ले ले तो मैं गंगा नहाऊं। विनोद के कथन पर सुमन चिढ़ गई। चाहे तो अभी ना लीजिए, लोक लाज भी कुछ चीज़ है। शादी बारात आएगी तो कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं फूटी कौड़ी भी खर्च करने वाला नहीं। थोड़ा रुककर जब उन्हें कोई एतराज नहीं तो हम क्यों बिला वजह टांग अड़ाएं? मुझे एतराज है, सुमन बोली। तो लगाओ अपनी जेब से रुपए। विनोद खींचे। मेरे पास रुपए है तो मैं क्या आपका मुंह जोती? सुमन रुआसी हो गई। तभी राकेश आया। दोनों का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। दीदी, तुम बिला वजह परेशान होती हो, बाजे का मैं इंतजाम कर देता हूँ। सुमन ने जहाँ आंसू पोंछे वहीं विनोद ने रुख पर वो लज्जित हुई। विनोद को अब भी आकांक्षा थी कि लड़के वाले ऐन मौके पर कुछ और डिमांड न कर बैठे। सज धज कर रेखा बहुत ही सुंदर दिख रही थी। विनोद और सुमन की आंखें भर आई। भला किस पिता को अपनी बेटी से लगाव नहीं रहेगा? विनोद को आज इस बात की कसक थी कि काश उसकी अच्छी कमाई होती तो निश्चय ही रेखा की बेहतर परवरिश करता। रात भर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। भोर होते ही रेखा की विदाई होने लगी तो सभी की आंखें नम थी। रेखा रो रो कर बुरा हाल था। सिसकियों के बीच बोली, मम्मी पापा, मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता मत करो बेटी। सुमन नाक पोंछते हुए बोली। अपनी बड़ी मौसी की तरह मुखातिब होकर रेखा भर्रे कंठ से बोली,
मौसी इनका ख्याल रखना, इनका मेरे सिवा है ही कौन। ऐसा नहीं कहते, हम लोग भरसक इनकी देखभाल करेंगे। मौसी रेखा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी को अक्सर गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, आप ख्याल करके दवा का इंतज़ाम कर दीजिएगा ताकि रात बिरात माही की हालत बिगड़े तो संभाला जा सके। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अक्सर आती जाती रहूँगी। सुमन इस कदर रोई कि उसकी हालत बिगड़ गई। एक हफ्ता बिस्तर पर थी। विनोद का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। हालांकि रेखा 2 साल से बाहर नौकरी कर रही थी, लेकिन तब तक एहसास था कि वो विनोद के परिवार का हिस्सा थी। अब तो हमेशा के लिए दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्हीं के तौर तरीके से जीना होगा उसे। सुमन की तबीयत संभली तो रेखा को फ़ोन किया। हेलो बेटा, कैसी हो मम्मी? रेखा का गला भराया। ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रखने का क्या औचित्य, बेटा बहू होते तो जीने का बहाना होता। सुमन का कंठ भीग गया। मम्मी, रेखा ने डांटा, आइंदा इस तरह की बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उससे बातचीत का विषय बदला। जयपुर जा रही हूँ। रेखा के स्वर से खुशी स्पष्ट थी। ये तुम लोगों ने अच्छा सोचा, यही उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कहाँ मौका मिलता है। घर गृहस्थी में रम जाओगी। रेखा ने फ़ोन रख दिया। विनोद ने सुना तो खुश हो गए। यहाँ भी सुमन ताना मारने के बाज न आई। एक हमारी शादी हुई, बहुत हुआ तो आपके रिक्शे वाले पर बिठाकर किसी हाट बाजार के दर्शन करा दिए। हो गया हनीमून बुढ़ापे में। तुम्हें हनीमून सूझ रहा है, मैं जवानी की बात कर रही हूँ। शादी के पहले दिन आप रुपए का रोना लेकर बैठ गए। आज 30 साल बाद भी रोना गया नहीं। कम से कम रेखा का पति इतना तो समझदार है कि अपनी बीवी को जयपुर घुमाने ले जा रहा है। सॉरी, दुनिया बनारस घूमने आती है और तुम्हें जयपुर की पड़ी है। विनोद ने अपनी खीज मिटाई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। नई नई शादी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें क्या बुढ़ापे में पूरी करेंगे? अब ऊपर जाकर पूरी करना, कहकर विनोद अपने काम में लग गए। 3 साल गुजर गए। इस बीच रेखा एक बेटी की माँ बनी। ससुराल वाले ननिहाल का मुख देखने लगे। सुमन ने अपने हाथों की एक जोड़ी चूड़ी बेचकर अपने नाती के लिए सोने की पतली सी चेन, कपड़े और फलवा मिठाइयों का प्रबंध किया। विनोद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस सामान को ले जा सके। वजह उन्हें माइनर हार्ट का दौरा पड़ा था। चूँकि घर में और कोई नहीं था, सो वो ही किसी तरह इलाहाबाद गए। लौटकर आए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरे दिन कचहरी नहीं जाना चाहते थे, मगर गए। न जाने का मतलब अपना नुकसान। एक दिन सुमन से कहने लगे, मेरा मन कचहरी जाने का नहीं करता। लोग कहते हैं कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो क्या हाड़ मांस का नहीं बना होता? शरीर उसका भी कमज़ोर होता है। ये क्यों नहीं कहते कि वकील रोज कचहरी नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? सुमन को विनोद व खुद पर तरस आया। सरकारी नौकरी में लोग बड़े आराम से अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद आजीवन पेंशन का लुत्फ उठाकर जिंदगी का सुख भोगते हैं। यहाँ तो ना जवानी का सुख लिया, ना ही बुढ़ापे का। मरते दम तक कोल्हू के बैल की तरह जूतों काले कोट की लाज ढांपने में ही जीवन अभाव में गुजर आता है। एक रात विनोद के सीने में दर्द उभरा। सुमन घबरा गई। पास पड़ोस के लोगों को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। भाई को फ़ोन लगाया, वो भागा भागा आया। उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कुछ दवाई दी। विनोद की हालत सुधर गई। अगले दिन डॉक्टर ने सुमन से कहा कि वो उन्हें तत्काल दिल्ली ले जाए। सुमन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। डॉक्टर बोले, इनके तीनों वेल्व जाम हो चुके हैं। अतिशीघ्र बाईपास सर्जरी ना की गई तो जान जा सकती है।
सुमन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाईपास सर्जरी का मतलब 3-4 लाख रुपए का खर्च। एकाएक इतना रुपए आएगा कहाँ से? ले देकर 1-1.5 लाख रुपए होगा। इतने गहने भी नहीं बचे थे कि उन्हें बेचकर विनोद की जान बचाई जा सके। मकान बेचने का ख्याल आया, जो तत्काल संभव नहीं था। ऐसे समय सुमन अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अगर विनोद को कुछ हो गया तब वो भय से सिहर गई। अकेली जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? क्या बेटी के पास जाकर रहेगी? लोग क्या कहेंगे? सुमन जितना सोचती दिल उतना ही बैठता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई राकेश की नज़र पड़ी तो वो उसके करीब आया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की मदद मैं कर दूंगा। सुमन को थोड़ी राहत मिली। तभी रेखा का फोन आया। मम्मी, रुपयों की चिंता मत करना, मैं तुरंत बनारस पहुंच रही हूँ। सुमन की जान में जान आई। अपने आंसू पोंछे वो सोचने लगी कि अभी किसी तरह विनोद की जान बचनी चाहिए। बाद में जब वो ठीक हो जाएंगे तब मकान बेचकर सबका कर्ज चुका देंगे। विनोद को प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मगर इलाज से पूर्व ही विनोद की सांसें थम गई। सुमन दहाड़ मार मार कर रोने लगी। वो बार बार यही रट लगाए हुए थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। रेखा ने किसी तरह उन्हें संभाला। तेरहवीं खत्म होने के 1 महीने तक रेखा सुमन के पास ही रही। राकेश उसे अपने पास ले जाना चाहता था, जबकि रेखा चाहती थी कि माँ उसके पास शेष जीवन गुजारे। सबसे बड़ी समस्या थी जीविकोपार्जन की। विनोद के जाने के बाद आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। कचहरी से 50,000 रुपये मिले थे। 50,000 के आसपास बीमा के। कुछ वकीलों ने सहयोग किया। सुमन ने काफ़ी सोच विचार कर दोनों से कहा, मैं यहीं रहकर कोई छोटी मोटी दुकान कर लूँगी। अकेली जान दाल रोटी चल जाएगी। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर रही हो मम्मी? रेखा नाराज़ हो गई। तुम्हारे बेटा नहीं है तो क्या, बेटी तो है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। यहाँ रात बिरात आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा? मैं मर भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी जिम्मेदारी तुम थी, जिसे मैंने निभा दिया। जब तक अकेले रह पाना संभव होगा रहूँगी, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। सुमन के इनकार से दोनों को निराशा हुई। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी रोज़ाना खबर लेता रहूँगा। तुम भी निसंकोच होकर करती रहना। मोबाइल की रिचार्ज की चिंता मत करना, मैं समय समय पर पैसे डलवाता रहूँगा। राकेश बोला। सब चले गए, घर अकेला हो गया। विनोद थे तो इंतज़ार था, अब तो जैसी सुबह वैसी रात। 3 कमरों में सुमन टहलती रहती। एक रोज़ अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक खत मिला। खत को गौर से देखा तो लिखावट विनोद की थी। वो पढ़ने लगी। प्रिय सुमन, अब मुझसे काम नहीं होता। 70 साल की अवस्था हो गई है। रोजाना 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाकर कचहरी जाना संभव नहीं। सोचता हूँ कि घर बैठे जाऊं, पर घर खर्च कैसे चलेगा? इस सवाल से मेरी रूह कांप जाती। ब्लड प्रेशर और शुगर ने जीना मुहाल कर दिया है। सो अलग कभी कभी सोचता हूँ खुदकुशी कर लूँ। फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर लें। हो सकता है कि ये सब तुम्हें बचकाना लगे। जरा सोचो, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? एक बेटा भी तो नहीं है। क्या बेटी दा माँ से सेवा करना उचित होगा? बेटी का तो चल जाएगा, मगर दामाद जी वो भला हमें क्यों रखना चाहेंगे? मैं तुम्हें कोई राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी जिंदगी पर अधिकार है। हाँ, अगर मेरे करीब मौत आएगी तो मैं बचाव का प्रयास नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मकान बेचकर तुम इतनी रकम पा सकती हो कि शेष जिंदगी तुम बेटी दामाद के यहाँ आसानी से काट सको। तुम्हारा विनोद।
खत पढ़कर सुमन की आंखें भीग गई। तो क्या उन्हें अपनी मौत का भान था? ये सवाल सुमन के मस्तिष्क में कौंधा। सुमन ने अलमारी ठीक से खंगाली। उसमें उसे एक जांच रिपोर्ट मिली। निश्चय ही रिपोर्ट में उनके हार्ट के संबंध में जानकारी होगी। रिपोर्ट 6 माह पुरानी थी। इसका मतलब विनोद को अपनी बीमारी की गंभीरता का पहले से ही पता था। उन्होंने जानबूझकर इलाज नहीं करवाया। इलाज का मतलब लंबा खर्चा। कहाँ से इतना रुपए आएगा? यही सब सोचकर विनोद ने रिपोर्ट को छिपा दिया था। सुमन गहरी वेदना में डूब गई। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।